हम्म 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 हाँ, तो आप सुन पा रहे क्या बेटा? सुन ही पा रहे होंगे शायद। हेलो हेलो। हाँ, सामने एक टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक एक लाइन के या दो दो लाइन के करीबन 8 पॉइंट, और एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इस 8 पॉइंट में से बनेंगे। तो ये 8 पॉइंट ध्यान से पढ़ लेना बेटा, क्योंकि अगर ये 8 पॉइंट याद रह गए तो 3 से 4 नंबर है सीधा सीधा। तो इसके ऊपर मार्क कर दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात, बिजनेस साइकिल टाइम टू टाइम एक इकोनॉमी में आते रहते हैं, लेकिन इनकी रेगुलरिटी कभी सेम नहीं होती है। ड्यूरेशन भी इनका अलग अलग होता है और इंटेंसिटी भी इनकी अलग अलग होती है। कई बार 5 साल डिफ्लेशन रहा, 10 साल इन्फ्लेशन, अगली बार पता लगा डिफ्लेशन 2 साल का ही रहा, इन्फ्लेशन 20 साल का हो गया। तो इनका ड्यूरेशन बेटा हमेशा अलग अलग होता है और इंटेंसिटी। कई बार मंदी आके चली गई और पता भी नहीं चला, और कई बार मंदी ऐसी आई कि अच्छी तरह एहसास करा के गई कि मंदी आई है। तो इंटेंसिटी भी अलग अलग होती है बेटा। हर बार तेजी और मंदी आई यानी कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के इफेक्ट उतने नहीं होते जितने हर बार होते हैं बेटा, कई बार कम कई बार ज्यादा। सेकंड, हाँ बेटा, बेटा रेगुलेटरी मतलब ये नहीं है कि फिक्स एक फिक्स टाइम पर वो आएंगे ही आएंगे बेटा। हाँ, हर 5 साल में, कि जैसे अपना एग्जाम होता है बेटा, ये वो रेगुलर है बेटा। जैसे मई के बाद नवंबर के बाद मई के बाद फिर तो उसकी रेगुलरिटी है बेटा। उसकी क्या बेटा? रेगुलरिटी है, इसकी नहीं है बेटा। ये आए तो आए वरना, बस सिंपल है बेटा। सेकंड, इसके 4 फेज होते हैं जो मैंने आपको याद करने के लिए फर्स्ट डे कह दिया था, और प्लीज यही 4 नाम याद करने हैं बेटा आपको। एक्सपेंशन, याद रहेंगे बेटा, और यही 4। कौन 4? इसके बाद यहां पर चलते हैं कि जैसे कि यहां पे पहले क्लियर है कि लेंथ यहां पे डिफाइन नहीं है कि लेंथ कितनी होगी इसकी, मतलब इन्फ्लेशन कितने टाइम चलेगा और पीक कितने टाइम के लिए रहेगा, कोई फिक्स टाइम नहीं है बेटा इसका, कितना टाइम भी हो सकता है यहां पर। तीसरा, सबसे ज्यादा बिजनेस साइकिल पाए जाते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी में। उसका एक रीजन है, आपने फर्स्ट केस पढ़ा वो 1929 वाला, स्टार्ट कहां से हुआ था? अमेरिका।
सेकंड आईटी बबल बस्ट फ्रॉम अमेरिका, तीसरा प्रॉपर्टी बबल बस्ट कहां से, अमेरिका। यानी जितने भी बड़े इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन हुए हैं ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से जनरेट होते हैं। रीजन है उसका, क्योंकि वहां पे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट नहीं होती। इंडिया में आज तक जो मैक्सिमम इन्फ्लेशन हमने टच किया है 14% है, वो इससे ऊपर नहीं गया आज तक हम लोग, नेवर। और ये भी कब गए थे हम, और क्यों गए थे, ये 6 साल हमारे लिए बहुत बुरे थे बेटा, क्योंकि पहले हमारी वॉर हुई चाइना के साथ इस 6 साल में, फिर हुई पाकिस्तान के साथ, उसके बाद 2 साल तक बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ा था जब इंडिया में भयंकर, तब जाके इन्फ्लेशन पहुंचा था 14% पे। अभी इतने कोविड केस आए इंडिया में, लॉकडाउन लगा, सब कुछ हुआ, लेकिन हमने अपनी इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ने नहीं दी, कंट्रोल करके रखा इकोनॉमी को, ना इकोनॉमी को बहुत नीचे जाने दिया और ना ही बहुत ऊपर। तो यहां पर गवर्नमेंट है, पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स जो बच्चे अपनी पेरेंट्स की सुनते हैं ना वो हमेशा कामयाब होते हैं लाइफ में। उसका रीजन है कि पेरेंट्स उनको कंट्रोल में रखते हैं बेटा। जो कंट्रोल में नहीं होते ना बेटा, उनका खेल खत्म और पैसा हजम। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वैसी ही तो होती है बेटा। गवर्नमेंट है लेकिन गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता इकोनॉमिक्स फील्ड में, सेक्टर में, इसलिए यहां पर जब मार्केट ऊपर जाने लगता है तो उसको रोकने वाला कोई नहीं होता। इंडिया में एमपीसी मार्जिनल, बिल्कुल गलत। एमपीसी का मतलब मैं यहां पे बता रहा हूं आपको, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो इंडिया में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने डिसाइड कर रखा है कि इन्फ्लेशन रेट इंडिया में रहेगी 4%। इसको यहां तक रखने के पूरे एफर्ट ये लगाते हैं, जिसमें हमने टॉलरेंस लिमिट भी डिसाइड की है। लोअर लिमिट है 2%, अपर लिमिट है 6%, यानी 4% तक रखना है इकोनॉमी को। अगर डाउन जाने लगे तो डाउन जाने तक हम वेट करेंगे, 2% तक ना पहुंच जाए तब तक। जैसे ही 2% से कम जाएगी हम एक्शन में आ जाएंगे, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी सब कुछ लगा देंगे हम और कंट्रोल कर लाएंगे इकोनॉमी को। कैसे कंट्रोल करेंगे ये आपको मैं बीसी के में समझाऊंगा, दोनों पॉलिसी, मॉनेटरी भी और फिस्कल भी। ऊपर गया 6%, अगर 6% पे गया तो 6% तक तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जैसे 6% पे पहुंचा हम एक्शन लेके इसको कहा ले आएंगे वापस 4 पर। तो बेटा हमने तो यहां पे टॉलरेंस लिमिट भी डिसाइड कर रखी है, वो भी 6 ही है। तो आप हाइपर इन्फ्लेशन तो कभी सोच रहे ही मत कि इंडिया में हाइपर इन्फ्लेशन होगा, कभी पॉसिबल ही नहीं बेटा। कल ही कोई स्टूडेंट पूछा था सर पीक पर कब पहुंचेंगे हम लोग, क्या इंडिया कभी पीक पर पहुंचा है, क्या नहीं पहुंचा बेटा, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट कभी नहीं हुआ इंडिया में, और होगा भी कैसे बेटा। 135 करोड़ तो हम आज ही हैं और 2.5 करोड़ हर साल बढ़ रहे हैं बेटा, ईश्वर की फुल कृपा। एक साल में 2.5 करोड़ बच्चे बढ़ सकते हैं, 2.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट नहीं भाई। 2.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में कितना जोर आता है ना, वो गवर्नमेंट जानती है बेटा। और कब तक वो नरेगा में लोगों से खड्डे खोदवाते रहेंगे कि काम करवा के पैसा दे रहा है तो आओ खड्डे खोदो। लंच तक खड्डे खोद दिए, बोले आप भरो। तो बोले भाई ये क्या है, बोले गवर्नमेंट ने कहा है काम करवा के पैसा देना है, काम करवा रहे बस, आप आके देख लो। ये सारे खड्डे इन्होंने खोदे थे, अभी सारे खड्डे भरेंगे, तो खड्डे खोदो और खड्डे और मजदूरी ले जाओ। तो अभी इन्फ्लेशन रेट कितनी चल रही है प्रेजेंट का डेटा अवेलेबल नहीं है बेटा, कोविड से पहले का डेटा अवेलेबल है बेटा।
4.5% के आसपास। कोविड के बाद का डेटा अवेलेबल नहीं बेटा, अभी आएगा तो जरूर बताएंगे बेटा। जैसे ही आएगा बता दिया जाएगा बेटा। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट है यहां पर, और यहां पर नहीं होती बेटा। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि बिजनेस साइकिल सबसे ज्यादा कहां से ओरिजिनेट होते हैं, तो आंसर है फ्री मार्केट इकोनॉमी। और याद रखना, कई बार वो फ्री मार्केट इकोनॉमी लिख के नहीं देता, वहां पे लिखा होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो भूल मत जाना बेटा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इसको ही बोलते हैं। किसको? फ्री मार्केट इकोनॉमी को क्या बोलते हैं हम? कैपिटलिस्ट। अगला मुद्दा, अब ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन डाउट में फिर आएगा, देख लेना आप। जब डाउट पूछूंगा ना तो ये क्वेश्चन डाउट में आएगा 100%। और ये मैं आपको चैप्टर के बीच में भी बता चुका हूं कि बिजनेस साइकिल पे जो एडवर्स इफेक्ट है इसका, वो सब पर पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री एंड ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, और सबसे कम इफेक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर। क्योंकि भैया तेजी हो या मंदी, आदमी रोटी तो खाएगा ही खाएगा, चाहे कितनी तेजी आ जाए या कितनी मंदी आ जाए, रोटी तो खाएगा ही खाएगा। इसके बाद बहुत ही कॉम्प्लेक्स है बिजनेस साइकिल। इसके ना तो सेम फीचर्स होते हैं ना कॉजेस। आपको मैंने 3 एग्जाम्पल बताए, तीनों में रीजन अलग था। खैर एक का तो पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का मानना है कि एग्रीगेट डिमांड कम हो गई थी। दूसरे में हमें पता है कि वहां पर क्या हुआ था, आईटी बबल बस्ट हुआ था। तीसरे में हाउसिंग बबल बस्ट हुआ था। तो कुल मिला के हर बार इसके रीजन अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते। कई बार रीजन बैंक क्राइसिस भी हो सकता है। तो रीजन हर बार क्या होंगे बेटा? अलग। 66 में हमारे यहां पे तेजी आई थी, रीजन वॉर। 1991 में भी इन्फ्लेशन आया था, 12% पे फिर पहुंचे थे हम, और उसका रीजन था इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हमारे जो फॉरेक्स थे वो खत्म हो गए थे बेटा, और हम इंसॉल्वेंट होने वाले थे। हम मतलब कोई आदमी नहीं, पूरी कंट्री। क्या खत्म हो गए थे? फॉरेन रिजर्व बेटा, फॉरेक्स। हमारे पास 1.1 बिलियन बचा था खाली, 1.1 बिलियन डॉलर्स, और हम इंपोर्ट कर सकते थे ओनली फॉर 3 वीक्स। उसके बाद हमारी कंट्री इंसॉल्वेंट। लेकिन एक आदमी ने बचा लिया आपको, डॉक्टर मनमोहन सिंह। बीसीके में पढ़ाऊंगा बेटा। किसका? हाँ, आप इसके बारे में कुछ भी आइडिया लगा सकते हैं बेटा। इसके कॉजेस क्या होंगे, इसके फीचर्स क्या होंगे, इसका प्रिडिक्शन। कोई प्रिडिक्शन नहीं है बेटा इसका। आज से 1 साल बाद इंडिया में क्या होगा हम नहीं जानते बेटा। हम इन्फ्लेशन में होंगे, डिफ्लेशन में होंगे, कोई नहीं जानता बेटा। कब तेजी आएगी, कब मंदी आएगी, कोई नहीं जानता बेटा। ये कभी भी आ सकता है और कभी भी। तो ये वो है जिसके बारे में कोई प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं है। इन्फ्लेशन कभी भी आ सकता है और डिफ्लेशन कभी भी आ सकता है, कभी भी तेजी और कभी भी मंदी। इसके बारे में बेटा आइडिया लगाना बेटा पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। इसके बाद जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है सब पर इसका इफेक्ट पड़ता है बेटा। फिर चाहे वो प्रोडक्शन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, इन्वेस्टमेंट हो, कंजम्पशन हो, ट्रेड हो, सब पर इसके इफेक्ट होते हैं बेटा। उसके बाद बेटा ये कंटेजियस भी है और इंटरनेशनल भी है बेटा। कंटेजियस होता है संक्रामक। संक्रामक जैसे कि कोविड संक्रामक बीमारी है बेटा, जो बहुत तेजी से फैलती है। तो ये भी कंटेजियस है बेटा, बहुत तेजी से फैलती है बेटा। क्योंकि आज की डेट में पूरी दुनिया, हर कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जुड़ी हुई है बेटा। आज की डेट में अमेरिका डूबेगा तो अकेले डूबेगा बेटा।
अमेरिका डूबेगा तो उसके साथ बहुत सारी कंट्रीज डूबेगी बेटा। इंडिया डूबेगा ना तो इंडिया अकेला नहीं डूबेगा बेटा। 36,000 MNCs काम करती है इंडिया में, 36,000, लगभग सारी कंट्रीज की छोटी बड़ी। तो इंडिया डूबेगा तो अकेले डूबेगा। आज की डेट में 1991 में हम अकेले थे, हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। आज की डेट में इंडिया डूबने लगे ना अगर, तो आपके साथ 50 कंट्रीज खड़ी होगी। इंडिया नहीं डूबना चाहिए। हाँ बेटा, क्योंकि हम अकेले थे बेटा। आप किसी की मदद तब करेंगे जब आपको पता है कि वो आपका पैसा वापस लौटा सकता है। जब साफ दिख रहा है कि अगले की हालत ही नहीं हो, चुका ही नहीं पाएगा, तो पैसा क्यों देना। इसलिए बेटा इंडिया को लोन नहीं दिया था किसी ने, लेकिन हम बच गए फिर भी। क्या होता है? हाँ, F पॉइंट का फर्स्ट वर्ड। बेटा इसके इफेक्ट्स की बात चल रही है यहाँ पे। बिजनेस साइकिल के जो इफेक्ट्स हैं वो सारी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है वो फील करती है बेटा, फिर चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो। तो बेटा ये स्टार्ट होते हैं एक कंट्री से, फैल जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो इंटरनेशनल इन कैरेक्टर और कंटेजियस भी हैं। एग्जाम्पल, ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था अमेरिका में और ग्रेट ब्रिटेन में, लेकिन पूरे वर्ल्ड तक फैल गया। और इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं बेटा। मंदी तो आगे चली जाती है बेटा, लेकिन इसके नतीजे काफ़ी टाइम तक भुगतने पड़ते हैं बेटा, चाहे तेजी हो या मंदी। एक बार आगे चले जाते हैं लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम छोड़ जाते हैं बेटा ये। कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल। कल एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे बेटा हम। अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन, आउटपुट क्या होगा बेटा? आउटपुट इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा क्या बेटा? उससे इनकम भी क्या होगी बेटा? इनकम इंक्रीज होगी तो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो क्या बढ़ेगी? प्राइस बढ़ेगी तो नहीं, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे। वो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर, तो डिमांड और ज्यादा। अरे एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो डिमांड ज्यादा ही तो होगी। तो डिमांड ज्यादा तो प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर, डिमांड। तो बेटा ये तो पहला पॉइंट हो गया आपका। और डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइस, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर, तो डिमांड और कम। दूसरा बेटा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो भैया प्रोडक्शन कम होगा कि ज्यादा होगा? प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर, डिमांड, प्राइस, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर सरकार ज्यादा पैसा खर्च करे हम पर, तो सरकार का खर्चा हमारी इनकम होती है बेटा, क्योंकि सरकार का खर्चा होता है सब्सिडी पर, ट्रांसफर, पेमेंट। तो सरकार अगर खर्चा करेगी तो पब्लिक पे करेगी। सरकार का खर्चा अगर ज्यादा होता है तो बेटा हम लोगों की इनकम इंक्रीज होगी कि डिक्रीज? और इनकम इंक्रीज होगी तो हमारी इनकम ज्यादा होगी। इनकम ज्यादा तो एक्सपेंडिचर, डिमांड, प्राइस, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। और मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज दो होती हैं बेटा, एक मॉनेटरी पॉलिसी और एक फिस्कल पॉलिसी।
तो बेटा इफेक्टिव डिमांड में तो खाली जो आपको प्रोसीजर बताया बस वो याद रखना बेटा, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो सब कुछ बढ़ेगा यानी इन्फ्लेशन, और कम होगी तो क्या होगा, डिफ्लेशन। इसमें याद रखना कि अगर गवर्नमेंट ज्यादा पैसा खर्च करेगी तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, जैसा कि बताया था, दो होती है बेटा, एक मॉनिटरी और एक। बेटा जब देश में मंदी आती है ना या तेजी आती है ना, तो सबसे पहले टेंशन दो लोगों को होती है बेटा, एक गवर्नमेंट और एक आरबीआई। तो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने के लिए जो कुछ भी पॉलिसी अडॉप्ट करेगा उसे हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, और आरबीआई जो कुछ करेगा वो मॉनिटरी। शॉर्ट में समझाता हूं, डिटेल में पढ़ेंगे बीसीके में, शॉर्ट में समझ लो। इन्फ्लेशन हो गया, तेजी है, क्या बेटा अभी तेजी, हम इसको क्या करना है, कंट्रोल। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इन्फ्लेशन है ना, टैक्स बढ़ा देगी, सब्सिडी कम कर देगी, तो लोगों के पास पैसा क्या बचेगा, कम। कम बचेगा तो डिमांड क्या करेंगे, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन खत्म, इन्फ्लेशन खत्म। लेकिन मंदी है, डिफ्लेशन है, तो गवर्नमेंट टैक्सेस कर देगी कम, सब्सिडी कर देगी, तो लोगों की इनकम क्या होगी, तो डिमांड, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, तो इन्फ्लेशन। कहां पहुंच गए, इन्फ्लेशन। सेम आरबीआई, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, लोगों के पास पैसा ही पैसा है, बोले कोई बात नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते ही लोगों ने सारा पैसा निकालना तो कर दिया बंद, और जमा कराना क्या कर दिया, शुरू। इकोनॉमी से पैसा खत्म, खत्म तो बेटा डिमांड खत्म, प्रोडक्शन खत्म, सब कुछ खत्म। लेकिन इकोनॉमी डूब रही है, मंदी है, आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देगा, कम, तो लोग जमा कराएंगे कम और लोन लेंगे, तो बस हो गया बेटा, बात खत्म। ये दो पॉलिसीज भी क्रिएट कर सकती है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इसके बाद आती है मनी सप्लाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज कर दो, इंक्रीज कर दो बेटा, दोनों पे। अगर इन्फ्लेशन है ना, तो जो लोन आप जमा कराने जा रहे हो ना, आप यानी कि पैसे जमा कराने जा रहे हो, उस पर इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, और लोन जो लेने जा रहे हो ना, उस पर भी इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा। तो लोगे क्यों बेटा, पहले आप 10% पे लोन ले लेते, अब आपको 18% पे लोन मिल रहा है। लेकिन पहले आप जमा कराते थे, आपको 6% मिलते थे, अब आपको 10% मिल रहे हैं। तो जमा कराओगे, निकालना कम कर दोगे, तो मनी सप्लाई खत्म, पैसा मार्केट से खत्म। यहां पर आपके लिए बनेगा एक क्वेश्चन, मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, हॉट ने, हॉट ट्रे, गरम ट्रे, हॉट रे, तू ही रे। सो पहला क्वेश्चन बनेगा कि किसने बताया था, किसने कहा था कि ट्रेड साइकिल मनी सप्लाई से क्रिएट होते हैं। मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन होगा कि डिफ्लेशन, मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो, और मनी सप्लाई कम होगी तो, बहुत बढ़िया। इसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये जिन्होंने दिया था वो खुद ही एक बहुत बड़े ऐसे नहीं बोलते बेटा, तो इनका नाम था पिगू। हाँ, संधि विच्छेद कर दो उसका। तो क्या संधि विच्छेद होगा इसका, सो पिगू, क्या नाम बेटा इनका, पिगू। इन्होंने कहा था कि साहब ये जो भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता है ना, सब साइकोलॉजिकल है भाई साहब। जैसे कि कल हमारी बच्चे ने पूछा था कि साइकोलॉजिकल फैक्टर कैसे काम करते हैं बेटा, कि कैसे काम करते हैं बेटा, याद है बेटा, क्या कैसे काम करते हैं बेटा, बताइए। बताना तो दो बच्ची को। हाँ बेटे,
क्यों हंसाते हो बच्ची को? हाँ हाँ, तो क्या था बेटा साइकोलॉजिकल? मतलब वो फैक्टर्स जो कि हमारे मतलब माइंडसेट के अकॉर्डिंग बेस्ड होते हैं। अगर लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, तो मार्केट ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। और लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट डूबने वाला है तो सारा इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लेंगे, मार्केट ऑटोमेटिक आ जाएगा डाउन। किसका मानना था बेटा प्रोफेसर? शमटर का मानना था कि ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन और बेसिकली इन्फ्लेशन इनोवेशन की वजह से आता है, और काफी हद तक सही है, क्योंकि जब से टेलीकॉम इंडस्ट्री में मोबाइल आए हैं तब से वो इंडस्ट्री बहुत बूम पर है बेटा। तो नए इनोवेशन बूम क्रिएट करते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन क्रिएट करते हैं। और एक क्वेश्चन और बनेगा बेटा यहाँ पर, और वो ये पूछेगा कि कॉबवेब थ्योरी किसने दी थी बेटा आपको? निकोलस कैल्डर, इन्होंने आपको ये थ्योरी दी थी, इसका नाम है बेटा कॉबवेब थ्योरी। काश कॉबवेब थ्योरी आपके सिलेबस में होती तो बड़ा मजा आता पढ़ाने में। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को, इनोवेशन बेटा नई चीज इकोनॉमी में आएगी तो इन्फ्लेशन क्रिएट करेगी ना बेटा, डिमांड बढ़ेगी उसकी। मोबाइल आ गया ना बेटा, डिमांड बढ़ गई बेटा उसकी। नहीं नहीं, मोबाइल की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। जब से पहले तो लैंडलाइन हुआ करते थे, मोबाइल थे ही नहीं, लेकिन जब से मोबाइल आया तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में बूम ही तो है बेटा। टेलीकॉम इंडस्ट्री कहाँ है बेटा? टॉप पर। ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हो रहा है बेटा, ई पॉइंट पर। कॉबवेब थ्योरी यानी कि मकड़ी का जाला। मकड़ी का जाल होता है, वो यहां पर बनेगा बेटा। यहां पर कोशिश ये की गई थी कि अगर एक बार इक्विलिब्रियम को उसकी जगह से हटा दिया जाए तो क्या कभी वो दोबारा इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो एक थ्योरी कहती है पहुंचेगा और एक थ्योरी कहती है नहीं पहुंचेगा। तो जो थ्योरी कहती है पहुंचेगा वो कैसे पहुंचेगा वो देखो बेटा। सबसे पहले हमने प्राइस को कम किया, प्राइस को क्या किया बेटा हमने? कम। और प्राइस कम करते ही सप्लाई क्या हो गई बेटा? कम। Because when price decreases, supply also decreases. Supply decrease हो गई. But when price decreases, then demand decreases. तो हम E से E1 पर आए थे और अब पहुंच गए हम E2 पर, क्योंकि डिमांड बढ़ गई बेटा, डिमांड बढ़ गई। अब जब डिमांड बढ़ती है मार्केट में तो प्राइसेस इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती हैं? जिसकी डिमांड ज्यादा उसकी प्राइस ज्यादा, और प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई। When price increases, supply also increases. सप्लाई आ गई बेटा E3 पर, लेकिन यहां पे प्राइस इंक्रीज हो चुकी है। प्राइस इंक्रीज होने से सप्लाई तो इंक्रीज हो गई, बट व्हेन प्राइस इंक्रीजेस देन डिमांड E4 पे आ गए बेटा पर। अब डिमांड डिक्रीज हो गई, डिमांड क्या हो गई बेटा यहाँ पे? और प्राइस भी क्या हो गई? अरे जब डिमांड ही कमी है, मार्केट में किसी की डिमांड ही नहीं है, तो प्राइस इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? तो प्राइस डिक्रीज होगी तो सप्लाई भी क्या होगी बेटा? सप्लाई आ गई E5 पे बेटा, वापिस से प्राइस डिक्रीज हो चुकी है। प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी बेटा? डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस क्या होगी?
और प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई क्या होगी? सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइस हो जाएगी डिक्रीज। सर एक डाउट है, डिमांड इस तरफ कैसे डिक्रीज हुई? किधर? राइट की साइड में। डिमांड यहाँ पे थी ना, यहाँ से यहाँ पे आ गई। सर यहाँ डिमांड कर तो यही है ना, और कहाँ कम करोगे इसको? ये डिमांड कर तो यही है, बढ़ाए थे तो ऊपर गए थे, घटाएंगे तो नीचे तो लाएंगे इसको। अरे डिमांड कर तो यही है बेटा। सर आप मेरी कहने वाली चीजें समझे, मैं ये कह रही हूँ जब डिमांड डिक्रीज होती है तो वो लेफ्ट साइड में आ जाता है ना, कर्व की नहीं कह रही हूँ मैं, पॉइंट की बात कर रही हूँ। तो सर ये राइट साइड में कैसे? इसका जवाब निकोलस कैल्ड्रो दे सकते हैं बेटा, बुलाया जाए बेटा उनको। सही तो है, गलत क्यों है? तो सर कैसे तो ये डिमांड डिक्रीज हुआ तो इस साइड कैसे आप? तो डिमांड डिक्रीज हुआ है प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से, प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से डिमांड डिक्रीज हो रही है। यहाँ प्राइस इंक्रीज हुई है इसलिए डिमांड डिक्रीज हुई है। तो जब प्राइस का इफेक्ट होगा तो डिमांड करो एक ही तो रहेगा, दो कैसे बन जाएंगे बेटा? शिफ्ट कब होगा? जब अदर फैक्टर्स का इफेक्ट होगा। शिफ्ट कब होगा? जब अदर फैक्टर का इफेक्ट होगा। यहाँ पे प्राइस का इफेक्ट है बेटा, ठीक है बेटा? सर अब एक सवाल आपसे, पूछो बेटा। सर मैं कर्व की बात नहीं कर रही, कर्व शिफ्ट और अगर हम मूवमेंट में भी देखते हैं तो जब डिमांड इंक्रीज होता है तब वो हमारा पॉइंट मतलब नीचे की तरफ आगे राइट में बढ़ता है ना? तो इसमें वो चीज आगे की तरफ बढ़ रही है तो वो डिक्रीज कैसे हो सकता है? बेटा यहाँ से यहाँ पर आया बेटा, हाँ तो सर वही तो वहाँ पे तो वो इंक्रीज हो गया ना, डिक्रीज कैसे हुआ? यहाँ से यहाँ ना, इसके लिए डिक्रीज है, आपके लिए इंक्रीज है बेटा, क्योंकि ये कॉबवेब थ्योरी है बेटा। कीपिंग, सर हम जो चीज कह रहे हैं वो सही है क्या? ये बताओ। आप जो कह रहे हैं वो सही हो सकती है बेटा, पर कॉबवेब थ्योरी में नहीं बेटा, कॉबवेब थ्योरी में नहीं। एक्सटर्नल कॉजेस, तो एक्सटर्नल कॉजेस में पहला है वॉर, और वॉर हमेशा शुरू करती है मंदी, डिफ्लेशन। ऋतिक बेटा मनी सप्लाई का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मनी सप्लाई ज्यादा होगी, देश में पैसा ज्यादा होगा तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट इनकम बढ़ेगा, इन्फ्लेशन होगा। मनी सप्लाई खत्म, इकोनॉमी खत्म। तो चले बेटा आगे। फिर मैं आपको यहाँ आगे बिठा दूंगा कल से, फिर आपको बातें करने का मौका नहीं मिल पाएगा। 12 बजे आते हो आजकल आप? गुड। तो सबसे पहले वॉर, और वॉर क्या क्रिएट करेगा बेटा? डिफ्लेशन क्रिएट करेगा। क्या करेगा बेटा? लेकिन वॉर के बाद शुरू होगा पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। आपने नाम सुना वर्ल्ड बैंक? और उसका रियल नेम बताया था मैंने आपको। हाँ तो क्या था, बताया था ना? आईडीबीआई, आईडीबीआई है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। धन्य हो आप लोग। बर्ड याद करो, बर्ड। थैंक यू बेटी टीपू। बेटा ये बात है आपको याद होनी चाहिए, मुझे याद देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं क्यों याद दिलाऊं आपको? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इससे बनाया गया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था आप उन कंट्रीज को लोन दीजिए जिनमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन देने के लिए इसे बनाया गया था। और जब भी रिकंस्ट्रक्शन होगा, जैसे भी आप देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन वॉर चल रही है बेटा,
जब वो वॉर खत्म होगी तो रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमी एक्सपेंशन की तरफ जाएगी बेटा। अभी तो कॉन्ट्रैक्शन पे है, फिर कहाँ जाएगी बेटा? एक्सपेंशन पर। इसके बाद टेक्नोलॉजिकल शॉक्स भी हैं बेटा यहाँ पर, जिसका एग्जांपल मैंने अभी दिया था आपको, इनोवेशन वाला। जब से मोबाइल फोन आए, टेलीकॉम इंडस्ट्री बूम पर चली गई है बेटा। वहां पे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहे हैं बेटा। इसके बाद नेचुरल फैक्टर, बाढ़, भूकंप, साइक्लोन, सुनामी, ये सब डिफ्लेशन को क्रिएट करते हैं बेटा। इस टाइम इंडिया में लगभग 60% इंडिया बाढ़ की चपेट में है, फ्लड। 60% बाढ़ आ गई बेटा, नदियां, लोग बह रहे हैं पानी में, सिर्फ अपन ही बचे हैं बेटा। क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसे बारिश आजकल आई नहीं रही बेटा, आज दिन में शायद थोड़ी बहुत आई थी, और आके बेटा पानी तो भर जाए कोई दिक्कत नहीं है, उसकी वजह भी तो हम ही हैं। पानी भरने की वजह कौन है? हम। जिस लोकेलिटी में मैं रहता हूं वहां पे सड़क पर कभी आपको एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा, चाहे बारिश कितनी भी आ जाए। उसका रीजन है कि रोड के दोनों साइड मिट्टी है, जहां पर पेड़ लगे हुए हैं, और वहां पे जितना पानी रोड पे आता है तुरंत सारा मिट्टी में जाता है और खत्म, पानी नहीं मिलेगा आपको वहां पे कभी। कभी नहीं है कि नहीं सड़क है, पक्की सड़क है, पक्की सड़क है बाकायदा, लेकिन दोनों साइड जमीन छूटी हुई है। अब आप पूरा इस रोड को देखो, आप टोंक रोड को यहां से लेके वहां तक पक्का कर दिया आपने, तो भाई ये जो रोड ही है, सड़क है, इसके अंदर पानी हो जाएगा, इसमें पानी इकट्ठा ही होगा बेटा। तो यहां तो बेटा पानी इकट्ठा ही होना है ना बेटा। अब यहाँ पे इन्होंने साइड में जगह छोड़ रखी होती तो शायद वो मिट्टी पानी को सोख लेती बेटा, लेकिन सड़क पे सीमेंट के ऊपर पानी कहाँ जाएगा? सीमेंट के ऊपर इकट्ठा ही होगा बेटा पानी। तो ये बाढ़ के हालात बनाने वाले तो हम ही लोग हैं। बाड़मेर जहां पे बारिश कभी नहीं होती थी, वहां पे इंदिरा गांधी नहर आ गई और वहां पे काफी हरियाली हो गई, ग्रीनरी हो गई, और वहां पे बारिश आ गई। बारिश आते वहां पे बाढ़ आ गई। रीजन 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 ये है कि वहां पर पानी निकलने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि बाड़मेर में वैसे पानी नहीं है, वहां पीने का पानी तो था नहीं, तो लोग नालियां क्यों बनाते पानी निकालने के लिए? जिनके घर पीने का पानी नहीं, नालियां क्यों बनाएंगे वो लोग? नाले वहां पे थे ही नहीं, बाढ़ आई तो उसका रियल नेम जो था वो सही हो गया, बाड़मेर। क्या क्यों आगे में क्या आ गई वहां पे? बाढ़। तब से लोगों ने सोचा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो कोई नालियां वालियां बनाना शुरू किया वहां पे, क्या अगली बार बाढ़ आए तो कम से कम बह ना जाए। फैक्ट है वहां पे, वहां पर बाढ़ आई थी बाड़मेर में, और रीजन यही था कि वहां पे बेसिकली पानी ड्रेनेज सिस्टम वहां पे था नहीं बेटा वहां पे। तो ये भी रीजन है बेटा। इसके बाद ये तो खैर सबसे बड़ा रीजन है बेटा। इंडिया में मंदी की वजह यही है बेटा। इतने लोग पैदा होंगे, कहां से नौकरी देंगे इनको अपन? एक मिनट में 207 बच्चे पूरे वर्ल्ड में पैदा होते हैं। 207। इंडिया का कंट्रीब्यूशन है 48। इंडिया में एक मिनट में 48 बच्चे पैदा होते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में 207, 48 हमारे अकेले के। तो बेटा पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बेटा, खासकर ऐसी कंट्री में जहां पर इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ना हो। लास्ट टॉपिक, आपने मार्केट के क्वेश्चंस तो कर ही लिए होंगे, तो कल
डाउट क्लास है, और 2 या 3 दिन जितने भी डाउट क्लास क्लियर होगी आप इसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे। अब सारे डाउट खत्म करके ही चैप्टर 1 पे जाएंगे बेटा अपन। कल तो मार्केट की डाउट ही लेंगे बेटा, कल परसों 2 दिन में, क्योंकि इतने सारे डाउट एक दिन में तो होंगे नहीं। तो उसके बाद बेटा फिर अपन ये इसके डाउट भी साथ साथ ही खत्म करेंगे बेटा, तो इसके क्वेश्चंस भी कर लेना बेटा। इसमें बताया गया कि बिजनेस साइकिल का बिजनेस डिसीजन मेकिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके लिए आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं जो डायग्राम आपको बता रहा हूँ उसको समझ ले बेटा। ये इन्फ्लेशन है, ये आपका कॉन्ट्रैक्शन है, ये आपका ट्रॉफ है, ये आपका एक्सपेंशन है, और ये वापस से आपका पीक है। ये है फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। तो बेटा बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे सही टाइम कौन सा है बेटा? फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। तो बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे सही टाइम है फेज 3, ड्रॉप टू एक्सपेंशन, जिसको हमने नाम दिया था रिकवरी। और बिजनेस बंद करना हो तो सबसे सही टाइम है, इस टाइम पे नया बिजनेस कभी स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कोई नई चीज लगाना चाहते हैं, तो बेटा आप इस फेज में लगाएंगे, इस फेज में नहीं, यहां पर भी नहीं। यहां पर फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन यहां पर तो बिल्कुल भी नहीं। तो बिजनेस के डिसीजन लेते टाइम हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी इस टाइम कहां पर है और वो कहां पर जा रही है, किस फेज में है, ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर है बेटा? तो सिर्फ इसका ध्यान रखिए, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या बेटा? तो मजे करो बेटा।